नमस्कार दोस्तों, आप देखेंगे तो बहुत साल पुराने 1951 से नेहरू जी के टाइम से और उसके बाद इंदिरा जी के टाइम में, उसके बाद जो भी पीएम आए हैं उन उनके टाइम में, अभी नरेंद्र मोदी के टाइम में, सब टाइम में सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ टसल चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का केस में अगर हम जाएंगे कि कब से टसल चल रहा है, क्या इसकी इतिहास क्या है, तो देखेंगे 1951 में आएगा शंकरी प्रसाद केस। एक केस आता है जिसमें डिसाइड करना होता है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई बताइए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है गवर्नमेंट, या कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है गवर्नमेंट अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है 1951 में शंकरी प्रसाद केस में कि हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है, यानी गवर्नमेंट के पास पावर है इसको अमेंड करने की, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या कोई भी अदर आर्टिकल हो, उसको वो अमेंड कर सकती है। अब 1967 में सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज होता है कि भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने ये बोल दिया कि पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है, अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। इससे तो सारा फंडामेंटल राइट छीन लेगी गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय भूमि सुधार और सब चल रहा था, तो उसमें वो सब के जमीनें छीन रही थी गवर्नमेंट। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, आप फंडामेंटल राइट को टच नहीं कर सकते, और अदर काम आप कर सकते हो और अदर चीजों को आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप फंडामेंटल राइट को आप टच नहीं कर सकते। ये कौन से केस में बोला? 1967 गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट का जो केस था, उसमें बोला फंडामेंटल राइट को आप टच नहीं कर सकते, बाकी चीजें आप अमेंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इंदिरा मैडम को ये फैसला सुन के आ गया गुस्सा, क्योंकि उस समय जबरदस्त पावर में थी मैडम, और आप देखोगे कि इमरजेंसी उसी के बाद ही लगा था। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आई इंदिरा मैडम, और उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हमारे पास अधिकार है, तो आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 के तहत हमारे पास ये अधिकार है कि हम किसी को भी अमेंड कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी आर्टिकल को कुछ भी चेंज करके कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये प्रस्ताव लाया गया आर्टिकल 368 में, और 13 के थ्रू ये पावर दी गई गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये एक तरह से गवर्नमेंट अपनी तरफ पूरा पावर खींच के लिए आई। आप देखो कैसे बैंड बजाता है सुप्रीम कोर्ट। अब आता है मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, एक केस आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं भाई, आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24th वाला किए हैं 1971 में, वो पूरा पूरा इनवैलिड तो नहीं है, लेकिन उसका जो पार्ट आप ये बोल रहे हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को अमेंड कर सकते हैं, वो गलत है, वो नल एंड वाइड है। तो उसको नल एंड वाइड कर दिया, और अनलिमिटेड पावर जो इंदिरा मैडम ने घुसा दिया था, मतलब अनलिमिटेड पावर दे दिया था गवर्नमेंट को, उसको खत्म करके बोला नहीं, आप जो है लिमिटेड ही अमेंड कर सकते हो, यानी फंडामेंटल राइट अभी भी आप टच नहीं कर सकते। तो फिर से नल वाइड कर दिया। अब जब फिर से नल एंड वाइड कर दिया, तो इंदिरा मैडम को फिर से गुस्सा आ गया, अरे तुम, आप देखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, आप जाके देखिएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें किए गए। ठीक है, तो इसमें बोला मैडम ने कि नहीं, हम जो है अमेंड कर सकते हैं किसी भी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी पार्ट चेंज कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, और कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, कोर्ट इसमें कुछ बोल भी नहीं सकती है, ये पावर हमारी है। तो ये केस में जाके इंदिरा मैडम ने 42nd अमेंडमेंट करके अपना पावर पूरा फिर से ले लिया अपने पास। अब भाई सुप्रीम कोर्ट को आता है गुस्सा कि ऐसे कैसे आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे कैसे आप अमेंडमेंट में अमेंडमेंट ला सकते हो, ऐसे कैसे हमारी पावर छीन सकते हो कि हम कोई नल वाइड नहीं कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे 1973 में फिर आ जाता है केशवानंद भारती केस, जो बहुत फेमस केस है पॉलिटी का, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोलती है, देखिए भाई, आप जो है गवर्नमेंट है, आप अमेंड कर सकते हैं, आपको पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए, लेकिन आप सब कुछ अमेंड नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो उसका सोशल एस्पेक्ट है, उसका जो आपका
प्रिंसिपल है, जो उसकी फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है या गरीबों को ऊपर उठाने की बात करता है या कम्युनिज्म या सोशलिज्म की बात करता है, उस सेकुलरिज्म की बात करता है, इन सबको आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। बाकी चीजों को आप अमेंड करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फाइनली यहां से निकल के आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन निकल के आती है और बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी गवर्नमेंट अमेंड नहीं कर सकती है, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमने इतिहास के बारे में जान लिया। अभी हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कि इतना पावर उनको कैसे मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या पावर उनको दी है जिससे वो इतना कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हम गवर्नमेंट को हिला देंगे। तो पहला आएंगे आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 कहता है कि कोई भी लॉ बनाया गया गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, कोई भी अगर लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट में पास होके या स्टेट असेंबली में पास होके, तो उसको नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है, नल एंड वाइड बनाया जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट को तोड़ता है, तो उसको नल एंड वाइड बनाया जा सकता है। तो इस बेसिस पे बहुत सारे लॉ को इन्होंने नल एंड वाइड बनाया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, और ये पावर हाई कोर्ट के पास भी होती है, तो वो भी नल एंड वाइड बना सकता है किसी भी कानून को। दूसरा आता है आर्टिकल नंबर 13, इसके तहत अगर गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट पार्टी आपका फंडामेंटल राइट मार लेता है या आपका फंडामेंटल राइट को नहीं देता है या आपके फंडामेंटल राइट का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, डायरेक्टली आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट और बोल सकते हो माय लॉर्ड ये मेरा फंडामेंटल राइट है और मुझे ये चीज प्रोवाइड किया जाए, ये मुझे गवर्नमेंट दे नहीं रही या कोई थर्ड पार्टी नहीं दे रही है। तो आर्टिकल 32 के तहत क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट, एक रीट जो है इशू करेगी। रीट मतलब होता है एक ऑर्डर इशू करेगी कि आप भाई ये कंप्लाई करवाइए, इस बंदे का फंडामेंटल राइट मर रहा है। तो आर्टिकल 32 उसको रीट करने इशू करने की पावर देती है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। तो ये बहुत बड़ी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दे रखा है। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 131 आएंगे, तो उसमें देखेंगे आप कि कोई भी डिस्प्यूट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है या स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट के बीच होता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है, जो सुप्रीम कोर्ट ही इसको रिजॉल्व कर सकती है। तो वो एक पावर जो है वो दी जाती है 131 के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को दे रखा है। अब इसके बाद 141 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जो गवर्नमेंट को हिला सकता है। इतना बड़ा आर्टिकल है ये पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि 141 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून नियम बना सकता है, जो कानून नियम थ्रू आउट इंडिया माना जाएगा, पूरे इंडिया में लागू होगा, तो ऐसा कानून बना सकता है आर्टिकल 141 के तहत। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जब भी चाहे तो कोई भी नियम कानून जस्टिस करने के लिए या वेलबींग के लिए बना सकता है इंडिया में। अब आता है उसके बाद एक और बड़ा हथियार आता है 142। उसमें बोला जाता है कि कोई भी केस अगर डिसाइड हो गया या नहीं डिसाइड हुआ है, गवर्नमेंट कुछ कर रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई इसमें जस्टिस नहीं हुआ है, तो वो उस पे ऑर्डर पास कर सकती है 142 के तहत, और वो उसको मानना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो आर्टिकल 142 एक ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है कि अगर लगता है कि कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करके उसको लागू करवा सकती है और उसको कंप्लीट जस्टिस दे सकती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो है। और सुप्रीम कोर्ट को एक और पावर मिली है पीआईएल के तहत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करके एक इंस्ट्रूमेंट इजाद किया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके द्वारा कोई भी एनजीओ या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन किसी मास के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी ग्रुप के लिए कंसर्न रेज कर सकता है कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसके लिए एक फाइल कर सकता है वहां पे पीआईएल जब फाइल करोगे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेकर के अपना गवर्नमेंट को ओवर पावर कर सकती है, या कोई लोअर कोर्ट अगर गलत किया तो उसको ओवर पावर कर सकती है, या कोई आदमी अगर गलत कर रहा है, कोई इंडस्ट्री गलत कर रही है तो उसको ओवर पावर कर सकती है। तो पीआईएल के थ्रू भी पावर ड्राइव करती है सुप्रीम। और फाइनली आता है कि दी इंटरप्रिटेशन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो कुछ भी अगर डिस्प्यूट होता है, चाहे गवर्नमेंट के दिमाग में या किसी लोअर कोर्ट के दिमाग में या लोअर कोर्ट या गवर्नमेंट के बीच में या
कोर्ट के और गवर्नमेंट के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट केवल अथॉरिटी है, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि उस चीज को सही से बताए, कि उसका डिफिनीशन निकाले, उसका मीनिंग निकाले, उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब रियल सेंस में होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के बताए हुए मतलब को माना जाएगा। तो ये पावर मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ भी जब लीगल इशू आता है गवर्नमेंट को, तो एडवाइजरी पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही भाग के गवर्नमेंट आती है कि माय लॉर्ड बताइए कि इसमें क्या किया जाए, इसमें क्या होना चाहिए। तो ये सारी पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को एक शक्तिशाली और एक मजबूत पिलर बनाती है हमारी डेमोक्रेसी के, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखा हुआ है अभी तक और आगे भी रखेगा। अब आप बात करेंगे गवर्नमेंट को इतनी पावर भाई कहाँ से मिलती है अमेंड करने की, कुछ भी करने की? तो गवर्नमेंट को आर्टिकल 360 ये बोलता है कि आप अमेंड करके किसी भी चीज को नए नियमों के अनुसार, नए परिस्थितियों के अनुसार, सामाजिक स्थिति के अनुसार आप बदल सकते हैं और उसको कानून बना सकते हैं। तो 360 के अनुसार उसको पावर मिलती है। और दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है कि अभी मोदी गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच टसल चलता रहता है। अभी मोदी गवर्नमेंट ने बोला था कि जो जज का अपॉइंटमेंट है वो क्यों ना हम जैसे सिलेक्शन होता है यूपीएससी में वैसे किया जाए, सिलेक्शन करा के किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि वो जैसे आप खुद से अपॉइंटमेंट करती थी कॉलेजियम सिस्टम बना के, वैसे ही होता रहे। क्योंकि इससे पहले 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट एनजैक करके एक बॉडी लेके आई थी, जिसके तहत वो जज का अपॉइंटमेंट करने वाली थी सिलेक्शन करके, जैसे यूपीएससी करती है। लेकिन 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया था। तो दोनों के बीच टसल चल रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट ऊपर हो जाती है, कभी गवर्नमेंट हो जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी गवर्नमेंट, ये चल रहा है। दोस्तों दोनों को बैलेंस होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। आपको क्या लगता है कि बैलेंस होना जरूरी है या किसी को ओवर पावर करना जरूरी है? क्या जरूरी है वो कमेंट करके बताएं।